अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। द हिंदू के सेकंड आर्टिकल से अपनी क्लास को आज कवर करेंगे। ये आर्टिकल लिखा गया एक बहुत ही शर्मनाक हादसे पे, सेक्सुअल असॉल्ट का, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई दशकों तक होता रहा एक महिला के साथ फ्रांस में, और फाइनली उनको मिला है जस्टिस। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। आज कॉम्प्रिहेंशन के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अपने पास, नीचे वोकैब और लास्ट में ग्रामर। सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्लास में कवर्ड होंगे। पूरे मन से क्लास को आपको लेना है और 10 में से 10 मार्क्स को स्कोर करना है। ठीक है, सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाते हैं। आइए लेक्चर को शुरू करें, कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जी क्राइम एंड शेम। देखिए, शेम का मतलब होता है शर्म, है ना। क्राइम का मतलब होता है गुनाह। कह रहे जी एक ऐसा गुनाह भी है जो आपके साथ होगा और आप ही को शर्म आ जाएगी। मतलब गुनाह करने वाले को तो आनी चाहिए, सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन समाज इतना हमारा घटिया समाज है, गुनाह करने वाले को शर्म आए ना आए, जिसके साथ हो जाता है उसको ज़रूर दिलाता है शर्म। तो ऐसे गुनाहों की बात करेगा। कह रहे द स्टिग्मा एंड इम्प्यूनिटी अटैच टू सेक्सुअल असॉल्ट मस्ट एंड। कह रहे जो स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा का मतलब होता है कुंठा, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ डिसग्रेस। आपके साथ कोई काम हुआ गलत, लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लगेगा कि ये, बताऊं कैसे, गंदी बात है, कैसे बोलूं। तो कह रहा है ये जो कुंठा है, ये जो गलत एटीट्यूड है डिसग्रेस वाला, और जो इम्प्यूनिटी है, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है उद्दंडता। आपको गलत काम करने से पहले ही इम्यूनिटी मिल चुकी है कि कर ले भाई कर ले, कोई सज़ा नहीं होगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्प्यूनिटी। कह रहा है ये जो शर्म है और अपराधी की जो इम्प्यूनिटी है, जो जुड़ी हुई है सेक्सुअल असॉल्ट से, या फिर यूँ कह दें कि रेप केसेस से, यौन शोषण से, कह रहा है वो मस्ट एंड, ख़त्म हो जानी चाहिए, इसको एंड होना चाहिए। सेंटेंस बहुत सिंपल है लेकिन वर्ड्स थोड़े हैवी हैं। स्टिग्मा उस आदमी को होगी जिसके साथ हुआ है, और इम्प्यूनिटी उसके मन में होती है जो रेप करता है। उसको लगता है मैं करूँगा और चल जाएगा काम, है ना, पता नहीं लगेगा किसी को। तो इम्प्यूनिटी होती है पनिशमेंट से इम्प्यूनिटी, गलत काम करने से पहले ही आपके दिमाग में वहम हो कि मैं गलत काम करूँगा और आई विल गेट अवे, है ना, इम्प्यूनिटी। स्टिग्मा मैंने आपको बता दिया। दोनों की वर्ब है मस्ट एंड। वो कैब पे आज पूरा जोड़ देंगे, अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस आर्टिकल की सारी मोटी मोटी वो कैब पे नज़र डालते हैं। 5 वर्ड शुरू में एक साथ देखेंगे ताकि इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर देना, आपके प्यार के ऊपर ही इस क्वालिटी कंटेंट को रोज़ लाया जाता है। साथ ही YD ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, SSC, बैंकिंग, UPSC के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो YD ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा UPSC का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, UPSC के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। SSC और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें SSC बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, और ये नंबर है टीम का। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी शुरू ही करना इम्प्यूनिटी से। वर्ड आपको ब्रेक करके बता दिया मैंने। पनिशमेंट से इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है रियायत, किसी चीज़ के सामने आपको फ़र्क ही ना पड़े, और पनिशमेंट होती है सज़ा। काम करने से पहले ही पता लग गया कि सज़ा तो मिलेगी नहीं, जैसे करना है कर लो। गलत वर्ड है इम्प्यूनिटी। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। गुनहगार लोग पुलिस को ब्राइब करते हैं या फिर रिश्वत देते हैं ताकि उनको इम्प्यूनिटी मिल जाए लॉ के सामने। इम्प्यूनिटी समझ गए ना, गलत काम करेंगे, पुलिस वालों को पैसा देंगे ताकि सज़ा ना मिले। चलिए, ये वर्ड आप देख चुके हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड है। अगला वर्ड है अपने पास ऑर्केस्ट्रेट। देखिए, ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का मास्टरमाइंड बन के उस चीज़ को डिज़ाइन करना। कोई भी काम हो, चाहे वो काम हो किसी को पढ़ाने का, कोई एग्ज़ाम को पास करने का,
या फिर जैसे कोई गलत काम किया आपने, किसी को शूटिंग करके मरवा दिया, है ना, जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। तो जब भी कोई काम का पूरा आप प्लान बनाते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, उस प्लान बनाने के काम को बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेट करना। मास्टरमाइंड करना इसका बड़ा सिंपल सा वर्ड है ना, सिनोनिम है जो अपने यूज़ करते हैं। द राइट्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड, इन राइट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था, प्लानिंग करके करवाया गया था बाय द ऑपोजिशन, विरोधी पार्टियों के द्वारा। चलिए, ये नया वर्ड है आपके लिए, यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। स्पेलिंग देख लेना इसकी, ऑर्केस्ट्रेट, बीच में चेस्ट की स्पेलिंग आ रही है, ठीक है, और चेस्ट रेट, अगर ऐसे लिखोगे तो ऑर्केस्ट्रेट की स्पेलिंग बन जाएगी। चलिए, अगला वर्ड है स्टिग्मा। समझाया था मैंने आपको, कोई ऐसा गलत काम जो आपने नहीं भी किया हो फिर भी आपको शर्म आ रही हो। जैसे आपकी किसी ने जेब काट ली, आपको किसी ने मूर्ख बना दिया, अब आप बता नहीं पा रहे हो यार कि मुझे मूर्ख बनाया है, मेरी जेब कट गई। जनरली क्या होता है, आपको किसी ने मूर्ख बनाया तो आप आवाज़ उठाओ, जेब काटी है तो पुलिस को शिकायत करो। वैसे ही जनरली रेप केसेस में फीमेल स्टिग्मा को फील करती हैं, उनको लगता है यार गलत काम तो जो होना था वो हो गया, अब बताऊंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी रेपुटेशन पे दाग लगेगा। तो इस कुंठा को बोलते हैं स्टिग्मा। इस वर्ड को फील करें, बड़ा ख़राब वर्ड है ये। स्टेन या मार्क भी बोल सकते हैं इसको, धब्बा भी बोल सकते हैं। एशियन फीमेल पॉपुलेशन इज स्टिल फाइटिंग द स्टिग्मा। एशिया की फीमेल पॉपुलेशन आज भी इस स्टिग्मा को फाइट कर रही हैं। और वो किस चीज़ को लेके है? अराउंड गर्ल्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन एंड रनिंग बिजनेसेस। जो गर्ल्स के हायर एजुकेशन को परस्यू करने को और बिजनेसेस को रन करने को बनी हुई है। अपने समाज में ऐसा ही होता है ना, कम पढ़े लिखे समाजों में, कि ये लड़की तो बहुत पढ़ी है, ये तो शहर में जाती है, जॉब करती है, बिजनेस करती है, तो गलत काम भी करती होगी, है ना। तो ये जो अनएजुकेटेड माइंड है, उस स्टिग्मा से आज भी एशियन फीमेल पॉपुलेशन फाइट कर रही है। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास आज का, अनरेवल। देखिए, इस वर्ड के दो मीनिंग्स हैं और इसको जोड़ करके रखना है स्वेटर से। देखिए, अनरेवल का मतलब होता है उधेड़ना। वो औरतें स्वेटर बनाती हैं ना, सिलाई विलाई लेकर के, है ना, लेडीज़ जो काम करती हैं स्वेटर बनाने का, बुनने का, अगर उसका एक धागा आपके हाथ में आ जाए और आप उसको खींच मारे तो पूरी स्वेटर उधड़ जाएगी। उसी उधेड़ने के काम को बोलते हैं अनरेवल करना। अब इससे दो मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो कोई किया हुआ काम है, आपने उसके ऊपर पानी फेर दिया, बनी हुई स्वेटर है उसको उधेड़ दिया, तो ये तो हो गया पहला मीनिंग, पानी फेरना। दूसरा मीनिंग, कोई गुत्थी है, कोई राज है जिसका एक धागा आपको मिल गया और आपने पूरा राज सुलझा दिया, सॉल्व कर दिया, है ना। इंटरेस्टिंग। किए हुए काम पे पानी फेरने को, स्वेटर को उधेड़ने को भी अनरेवल करना बोलते हैं, और किसी गुत्थी को सुलझाने को भी, उधेड़ने को भी अनरेवल करना बोलते हैं। बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूँ, यही मीनिंग है जो आपको 10-15 मिनट लगा के खुद समझ में आएंगे, है ना। पके पकाए मिल रहे हैं, इसी तरीके से इसको कनेक्ट करना। द न्यू डिस्कवरी में अनरेवल द मिस्ट्री सराउंडिंग ब्लैक होल्स। ये जो नई खोज है, हो सकता है ये अनरेवल कर दे या उधेड़ दे इस मिस्ट्री या राज को जो सराउंड करता है या आसपास है ब्लैक होल्स के। तो ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग। अब दूसरा देखो, द इकॉनमी इज अनरेवलिंग। अर्थव्यवस्था उधड़ रही है, अनरेवल हो रही है, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रिसेशन। इस ऑनगोइंग रिसेशन की वजह से या चलती हुई मंदी की वजह से। चलिए, ये वर्ड यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है अपने पास, सेम्बलेंस। आपने एक वर्ड सुना होगा, रिसेंबल। रिसेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखाई देना। जैसे आप और आपका भाई या आप और आपकी बहन एक जैसे दिखते हैं तो आपको कोई बोल सकता है यू रिसेंबल योर ब्रदर या योर सिस्टर रिसेंबल्स यू। आप अपने भाई के जैसे या आपकी बहन आपके जैसी दिखती है, ठीक है। तो रिसेंबल से ही हमने रिसेंबलेंस, और उसी की शॉर्ट फॉर्म है सेम्बलेंस। किसी दो चीज़ों के एक जैसे होने की क्वालिटी अवस्था को बोलते हैं सेम्बलेंस। समझ गए ना। अपीयरेंस भी बोल सकते हैं या सिमिलैरिटी बोल सकते हैं। इस वर्ड का बड़ा कॉमन सिनोनिम है सिमिलैरिटी। द मूवी लैक्स एनी सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी। इस मूवी में कोई सेम्बलेंस नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई अपीयरेंस नहीं है रियलिटी की। एकदम मन गढ़ंत कहानी है ना। पुष्पा, समझ गए ना, पुष्पा टाइप जिसमें रियलिटी बहुत कम मिलेगी आपको। तो सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी ना होना, किसी चीज़ का रियलिटी से, हकीकत से कोसों दूर होना। चलिए, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आसान भाषा में आपने सीख लिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। जहाँ ये वर्ड्स आएंगे वहाँ फिर से आपको रिपीट करवाऊंगा डिटेल में, एक समरी आपको दें। देखिए, बड़ी अजीब बात है, अगर आपके घर चोरी हो ना तो आप उसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे, लेकिन अगर किसी लेडी के साथ में
दुष्कर्म हो, है ना, सेक्सुअल असॉल्ट हो, तो उसको शर्म आएगी रिपोर्ट लिखवाने में। किया किसी और ने, सज़ा किसी को मिलनी चाहिए, वो मिलेगी भी, कानून में मिलने का प्रावधान भी है, लेकिन फिर भी औरतों को शर्म आती है बताते हुए। अब ये शर्म अंदर से नहीं आती, ये शर्म बचपन से जो उनको संस्कार मिले हैं, जो एनवायरनमेंट हुआ है आसपास का, उससे पनपी है। और वो एनवायरनमेंट देता है हमारा पेट्रियार्कल समाज, यानी पुरुष प्रधान समाज, जिसमें पुरुषों को प्रधानता मिली हुई है और इम्प्यूनिटी मिली हुई है। कहीं इम्प्यूनिटी है, कहीं लिखी नहीं हुई। बस इसी इम्प्यूनिटी का नतीजा है कि औरतों को आज भी शर्म आएगी बताते हुए, अनसेफ फील करेंगी। अब ऐसा ही एक केस हुआ 72 ईयर्स ओल्ड लेडी के साथ में। उसके हस्बैंड ने उसको कई सालों तक ड्रग्स दे करके रेप किया और बहुत लोगों से करवाया, और उसकी वीडियो फिल्म भी बनाई। अब ये बात जो है कोर्ट में जाकर के साबित हो गई उस 72 साल के आदमी को, और जिस को उसने बुलाया था अपने घर, सभी को कोर्ट में सजा दी गई। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये इस 72 साल की औरत ने जब आगे बढ़ के शिकायत की पब्लिक के सामने आकर के, तभी ये हो पाया। रेप के ऊपर से कुंठा को समाज में ख़त्म करना होगा। आज की टोन है, देखो, एक तो एम्फेटिक, जिसमें आप एम्पैथी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, और दूसरा इंडिग्नेंट, जिसमें आप अपना गुस्सा दिखाते हैं गलत चीज़ के सामने। इंडिग्नेशन क्या होता है? गलत चीज़ के सामने आपका एंगर। कह रहा, द हॉरर्स विल नेवर गो अवे एंड अ सर्वाइवर हैज़ गॉट ओनली अ सेम्बलेंस ऑफ क्लोजर। कह रहा है जो हॉरर है या डरावनापन है, ये कभी भी नहीं जाएगा, गो अवे नहीं होगा। दिमाग में जो डर बैठा हुआ है वो हमेशा बैठा रहेगा किसी के। और कह रहा है एक सर्वाइवर है या फिर एक रेप की विक्टिम है, महिला जो सर्वाइव आफ्टर रेप भी सर्वाइव कर रही है, उसको सिर्फ एक सेम्बलेंस मिली है या सिमिलैरिटी मिली है एक क्लोजर की, एक अंत की। उसका मामला पूरा नहीं हुआ है, बस अंत जैसा हमें फील आया कि मामला अंत हो गया। और ये तब हुआ जब आफ्टर अ फ्रेंच कोर्ट सेंटेंस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड टू 20 ईयर्स, जब फ्रांस की एक अदालत ने सेंटेंस कर दिया, सज़ा दे दिया उसके फॉर्मर हस्बैंड को, उसके पूर्व हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को 20 साल की। और कहाँ दिया? इन प्रिजन, ऑफ कोर्स, जेल में। अच्छा, क्यों दिया भाई इसके आदमी को सज़ा? क्यों दी सज़ा? इसलिए दी फॉर कमिटिंग एंड ऑर्केस्ट्रेटिंग मास रेप्स। दो कामों के लिए। पहला काम है कमिट यानी अंजाम देना, और दूसरा काम है ऑर्केस्ट्रेट करना यानी ऑर्गेनाइज करना, पूरा सिस्टम बिठाना। तो इसने मास रेप उस औरत का किया भी, अपनी बीवी का, और साथ में लोगों से करवाया भी। इन दोनों कामों के लिए उसको जेल में डाला गया, और ये हुआ है ऑफ हर, इस महिला का, और फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, लगभग 10 सालों तक हुआ है लगातार। समझ गए? सेंटेंस लंबा, छोटे छोटे पीस करके इसको पढ़ा। डर दिमाग से इस महिला के कभी नहीं जाएगा, जो डरावनी चीज़ें हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। फिर भी इस बहादुर महिला को, सर्वाइवर को, एक क्लोजर, एक अंत जैसा कुछ मिला है। सेम्बलेंस है अंत की, पूरा अंत नहीं है उसमें, पूरा इंसाफ नहीं है, क्योंकि इंसाफ के हिसाब से तो 20 साल की सज़ा बहुत कम है। तो एक अंत जैसा कुछ मिला जब एक फ्रांस की अदालत ने सेंटेंस कर दिया या सज़ा दे दिया उनके पति को 20 साल की जेल में, इन दोनों गलत कामों के लिए जो 10 साल तक वो करता रहा। चलिए, हॉरर्स की वो है विल नेवर गो अवे, सर्वाइवर की वो है हैज़ गॉट, कोर्ट की वो है सेंटेंस्ड। सेंटेंस करना, किसी को सज़ा देना, ये वही सेंटेंस है जो ये सेंटेंस आप बना रहे हो नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में सेंटेंस का मतलब है पनिशमेंट देना। तो सेंटेंस समवन टू जितने भी साल की दे रहे हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, मौत की दे रहे हो तो सेंटेंस समवन टू डेथ, जिंदगी भर की दे रहे हो तो सेंटेंस समवन टू लाइफ। ये टू हमेशा फिक्स्ड होता है जिस भी आदमी को आप सज़ा देते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा, द 72-year-old मैन एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही हैड ड्रग्ड द सर्वाइवर। कह रहा है इनका जो आदमी है, 72 साल का आदमी है, बूढ़ा आदमी, उसने एडमिट किया या मान लिया कोर्ट के अंदर कि उसने ड्रग किया था इस महिला को, यानी नशे की दवाएं दी थी इस सर्वाइवर को, जो खुद भी 72 साल की हैं, और कई सालों तक वो देता रहा, 4 ईयर्स। और कब देता था? बिफोर रेपिंग हर, उनको रेप करने से पहले। एंड रिक्रूटिंग स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन, स्ट्रेंजर्स को ऑनलाइन रिक्रूट करने से पहले, ऑनलाइन लोगों को बुलाने से पहले। रिक्रूट करना यानी किसी को काम पे लगाना। और रिक्रूट क्यों करना? टू वॉयलेट हर, ताकि वो भी उसको वॉयलेट करें, इस महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाएं, है ना, फिजिकली असॉल्ट करें।
और ये सब तब हो एज शी वॉज डीपली अस्लीप, जब वो डीपली अस्लीप होती हो, जब वो सोई हुई हो, नशे में धुत हो। तो इसने कोर्ट में मान लिया कि मैं ये सब काम करता हूँ। काफ़ी पुरानी बात है, अब तो ये बूढ़े हो गए हैं, ये है ना, बहुत यंग भी नहीं और बहुत बुढ़ापे में भी नहीं। 40s एंड 50s में जब ये महिला थी, उस वक्त इनको ड्रग दे करके लोगों को बुला बुला करके रेप करवाता था और वीडियो फुटेज बनाता था। कोर्ट में इसने एडमिट किया। चलिए, मैन की वर्ब है एडमिटेड, ही की वर्ब है हैड ड्रग्स। वॉयलेट करना, उल्लंघन करना, गरिमा को ठोस पहुंचाना। जब भी किसी महिला को वॉयलेट करने की बात हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है आपने सेक्सुअली असॉल्ट किया है उस महिला पे। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? शी की वर्ब है वॉस। करा इन ऑल 51 पीपल एज्ड बिटवीन लेट 20s एंड 70s असॉल्टेड हर। करा जी कुल मिलाकर के 51 लोगों ने, जिनकी उम्रें 20 से 70 के बीच में हैं, उन्होंने हमला किया है इस औरत पे। अब हमला किया है यानी समझ पा रहे होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सेक्सुअल असॉल्ट किया। और ये तब किया एज शी ले इन अ ड्रग इंड्यूस स्टूपर, जब ये महिला लेटी हुई होती थी, सोई हुई होती थी एक ऐसे बेहोशी में, स्टूपर में या अनकॉन्शियसनेस में जो ड्रग इंड्यूस्ड हो, जो ड्रग की वजह से आई हो। तो इस तरीके से 51 लोग इस महिला को रेप करके 10 सालों में उन्होंने इसको रेप किया। कराजी एंड हैव गॉट अवे विद पनिशमेंट रेंजिंग फ्रॉम 3 to 15 ईयर्स। और ये सब के सब लोग अब गेट अवे कर गए या बच के निकल गए 3 साल से 15 साल की सजाओं के साथ। हालांकि कोर्ट ने एक एक आदमी को पकड़ के आइडेंटिफाई करके सजा दी है, लेकिन फिर भी 3 से 15 साल की सजाएं जो है ना, दे करके इनको छोड़ दिया गया है इन 51 लोगों को। कराजी लेस देन द टर्म सॉट बाय प्रोसिक्यूटर्स। ये लेस है, ये कम है उस टर्म से, उस पीरियड से जो मांगा गया था प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा, सरकारी वकीलों के द्वारा। तो सरकारी वकीलों ने बोला होगा इनको 20-20, 50-50 साल की सजाएं दो, लेकिन मिली कितनी? 3 से 15 सालों की। चलिए, ये 51 बेशरम लोगों की वर्ब है। क्या वर्ब है इनकी? असॉल्टेड, असॉल्ट किया, ऑनलाइन रिक्रूट हुए और रेप करने आए। शी की वर्ब है ले। ले यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ले का देखो, लाई वर्ब होती है, लाई का मतलब होता है लेटना। लाई की सेकंड फॉर्म है ले, यानी लेटा हुआ होना। जब ये महिला लेटी हुई होती थी अपने बेड में, नशे के अंदर, ड्रग के स्टूपर के अंदर। स्टूपर का मतलब होता है बेहोशी, और वो है ना, आपने देखा होगा किसी शराबी को जो पी करके लेट गया, सड़क पे पड़े रहते हैं ना साइडों में, स्टूपर में होते हैं वो। बेहोशी होती है शराबी, शराब वाली या नशे वाली। चलिए, कराजी द एविडेंस, फोटोग्राफ्स एंड फिल्म्स वर स्टोर्ड इन द मेंस कंप्यूटर एंड शॉन इन कोर्ट टू शॉकिंग डिसबिलीफ। कह रहा है जो एविडेंस है या जो सारे सबूत हैं, और सबूत क्या क्या हैं देखो, कोमा से कोमा के बीच में लिखे हुए सारे सबूत, फोटोग्राफ्स हैं और फिल्म्स हैं, पिक्चर्स हैं और वीडियोज़ हैं। कह रहा है इस एविडेंस को स्टोर किया गया था या सहेज के रखा गया था इस आदमी के खुद के कंप्यूटर में। एंड शॉन इन कोर्ट, और इसको दिखाया भी गया कोर्ट में, टू शॉकिंग डिसबिलीफ, सबके डिसबिलीफ के लिए जो बड़ा शॉकिंग था। डिसबिलीफ का मतलब आपको बिलीव ही नहीं हो रहा, और शॉकिंग का मतलब है जो शॉक कर दे आपको। तो इस तरीके से सबको, है ना, मतलब उनको, लोगों को लग नहीं रहा था ये हुआ तो कैसे हुआ। एविडेंस आपका सब्जेक्ट है, वॉज स्टोर्ड इसकी वर्ब है, दूसरी वर्ब है इसकी वॉज शॉन। एविडेंस को कंप्यूटर में सेव भी किया गया और बाद में कोर्ट में दिखाया भी गया कंप्यूटर से निकाल के। ठीक है, चलो एक सवाल आपसे यहीं पूछ लेता हूँ। देखो, एविडेंस तो बहुत सारी है, फोटोग्राफ्स भी हैं और फिल्म्स भी हैं, फिर भी एविडेंस लिखा गया है, वर्ब भी सिंगुलर लगाई गई है। तो क्या मजबूरी आप यहाँ पे हुई होगी इस आर्टिकल के राइटर की, ऑथर की, कि इतनी सारी पिक्चर्स और वीडियोस होने के बावजूद एविडेंस वर्ड को प्लूरल नहीं बना पाया, वर्ब को प्लूरल नहीं रख पाया। हिंट मैंने आपको दे दी है, एक बार खुद से सोचो, जिनको आता है मुझे पता है वो बच्चे लिख देंगे कमेंट्स में। अभी इस कॉन्सेप्ट पे मैं वापस आऊँगा, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ लगाया सेमी कॉलम, ये सेमी कॉलम देख रहे हो, इसके बाद जो लिखा गया है वो पहले वाले सेंटेंस से पूरे तरीके से कनेक्टेड है। कह रहा जी आगे ये हुआ, द क्राइम इटसेल्फ अनरेवल्ड इन 2020 आफ्टर ही वॉज बीइंग प्रोब फॉर अनदर मिसडिमिनर। कह रहा है ये जो पूरा क्राइम है ये खुद ही तार तार हुआ, सुलझ करके सामने आया सन 2020 में। कह रहा है जब इस महिला के पति को प्रोब किया जा रहा था
या इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था एक दूसरे बदतमीजी के मामले में या मिस डिमिनर में। देखिए डिमिनर मतलब बर्ताव, आपके मैनर्स, मिस डिमिनर यानी बुरा बर्ताव यानी बदतमीजी। तो कह रहा है जब किसी और से बदतमीजी का जब इस पे केस चल रहा था उसमें अपनी बीवी के साथ जो इसने किया वो सारा क्राइम खुद ही तार तार होके स्वेटर की तरह उधड़ के आया। और ये मिस डिमिनर था फिल्मिंग वीमेन इन अप्रोप्रिएटली, फिल्म करना या लोगों की वीडियो बनाना और ख़ास करके औरतों की आपत्तिजनक हालातों में इन अप्रोप्रिएट मैनर में, है ना। कोई भी महिला के घर में घुस गई, खिड़की में से वीडियो बना ली, इस तरह के जो वॉयरिज्म के काम होते हैं ये करते हुए पाया गया। चलिए क्राइम की वो है अनरेवल्ड, ये वर्ड अच्छे से करवा दिया आपको, स्वेटर बनने से और उधड़ने से बना के। मिस डेमिनर यानी बदमाशी बदतमीजी, ही की वो है पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग प्रोब्ड, प्रोब करना, किसी पे जांच लगाना। चलिए अब ये एविडेंस क्यों लिखा गया भाई, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में लगता है कि वो सिंगुलर या प्लूरल होंगे, एस लगा दो तो प्लूरल, हटा दो तो सिंगुलर, लेकिन ये नाउन्स हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, इनको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, ना ये सिंगुलर ना ये प्लूरल। समझ गए। तो ये कौन से नाउन्स है धोखा देने वाले, ये है नाउन्स एविडेंस, लेजिस्लेशन, रिसर्च, एडवाइस, ब्रेड, पेपर, मशीनरी, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और भी लगा देना एक दो, फर्नीचर, ज्वेलरी। डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि ये हर 3-4 दिन में बड़े डिटेल में होता ही है। तो क्लास में जो बच्चे रेगुलर हैं अपने नोट्स खोल लो, सारे नाउन्स की लिस्ट को एक बार रिवाइज कर लो। एविडेंस वर्ड का प्लूरल होता ही नहीं है अंग्रेजी में, इसलिए एविडेंसेस ये लिख ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे कितने भी सबूत हों, उन सारे सबूतों के ढेर को बोलते हैं एविडेंस। तो ढेर को प्लूरल क्यों बनाना है भाई, जो चीज़ ढेरी है उसमें ऑलरेडी सब कुछ आ गया है ना। चलिए आगे बढ़े। आगे कहाँ गया, हाँ कह रहा है जी, बट इन ऑल दिस द सर्वाइवर्स ब्रेव स्टैंड टू वेव anonymity and requesting a public trial and boldly stating that it is not us who should feel shame but them struck a chord। कह रहा है लेकिन इस पूरे मामले में इन ऑल दिस, जो सर्वाइवर है, जो महिला इस रेप की विक्टिम है, उनका जो ब्रेव स्टैंड है, उनका बहादुरी भरा जो रवैया है, स्टैंड या पोजीशन है। और पोजीशन क्या था उनका कि वो वेव करेंगी या हाथ से जाने देंगी। वेव करना यानी किसी चीज़ को जाने देना, और जाने देंगी अनोनिमिटी को, अपनी अनजान होने की अवस्था को। भाई आपने कोई केस किया तो ज़रूरी नहीं है आपका नाम अखबार में आए, आपकी फ़ोटो लगे, अनोनिमसली केस कर सकते हो। लेकिन इस केस में महिला ने एक ब्रेव स्टैंड लिया कि मेरा नाम मत छुपाओ, मैं अपनी अनोनिमिटी की जो राइट है, अधिकार है, उसको जाने देती हूँ। मेरी फ़ोटो छापो, मेरा नाम लगाओ, न्यूज़पेपर में, हर जगह टीवी में मेरा केस आना चाहिए। तो इनका एक ब्रेव स्टैंड जो है कि वो वेव कर गई अपनी अनोनिमिटी को और रिक्वेस्ट कर गई एक पब्लिक ट्रायल को, एक ऐसा केस चले जिसमें पब्लिक भी आके देखे। कह रहा है जी, और ये बोल्डली स्टेट कर देना, बड़े ज़ोरों से बोल्ड मैनर में कह देना कि ये हम नहीं हैं या औरतें नहीं हैं जिनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको जो करने वाले हैं। इट इज़ नॉट अस हु शुड फील शेम बट देम। समझ गए ना, शर्म हमें नहीं, शर्म उसको आए जिसने रेप किया था। ये जो उनका बोल्ड स्टैंड है। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने स्ट्राइक अ कोड किया, लोगों की अंतरात्मा को छुआ। स्ट्राइक अ कोड करना यानी आपकी किसी अंदर की आवाज़ को, आत्मा को, आपकी सोच को कहीं से छू करके आपको, है ना, स्टिमुलेट करना। तो इस चीज़ से लोगों को बड़ा अच्छा लगा ये जो औरत ने करके दिखाया। चलिए एक सेकंड। ये जो ब्रेव स्टैंड है सब्जेक्ट है, इसकी वो है स्ट्रक अ कोड, ये आपको मैंने करवा दिया ऑलरेडी। हु की वो है शुड फील, इट की वो है अस, इज़ अनोनिमिटी यानी अज्ञात होने की अवस्था। वेव का मतलब है किसी चीज़ को फॉरगो करना, त्याग करना और जाने देना। इसमें मैं कुछ दिखाना चाह रहा था आपको। हाँ, स्ट्राइक का कोड तो मैंने आपको बता दिया, आपके दिल के तार छूना, है ना, इंस्पायर करना। एक और दूसरा फ्रेज होता है स्ट्राइक अ नोट। देखिए आपने नोट देखे होंगे, नोट देखने के होते हैं, सुने होंगे किसी सितार में, गिटार में, वायलिन में, है ना, पियानो में, वो सब नोट्स होते हैं, हाई नोट्स, लो नोट्स। हर नोट की अपनी एक फीलिंग होती है। तो वैसे ही अगर कोई नोट को आप स्ट्राइक करते हैं तो आप अपनी फीलिंग को बताते हैं।
हाई नोट को करके स्ट्राइक आप अपनी हाई फीलिंग्स बताएंगे, लो नोट में अपनी, है ना, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना इज कॉल्ड स्ट्राइक अ नोट। चलिए ये इडियम मैंने आज पूछी है क्विज में। कह रहा पीपल ऑल अक्रॉस फ्रांस एंड द वर्ल्ड हैव फॉलोड द ओवर 3 month ट्रायल। कह रहा है जी पूरी दुनिया के लोग और फ्रांस के लोग, पीपल ऑल अक्रॉस द फ्रांस एंड द वर्ल्ड, कह रहा है जी उन्होंने फॉलो किया था इस 3 महीने के ट्रायल को या कोर्ट के केस को। और क्या किया, मार्च ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पे मार्च किया या पद यात्रा की, रैली की, एंड हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया या प्रदर्शनियां लगाई, डिमॉन्स्ट्रेशन किया। और क्यों, टू सीक चेंजेस इन लॉ, लॉ के अंदर, कानून के अंदर चेंजेस को सीक करने के लिए, बदलावों को लाने के लिए। और लॉ होगा फॉर सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, औरतों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के। तो ऐसा पूरी दुनिया के लोगों ने इस केस को देख करके किया। कह रहा है जी और एंड ऑल्सो द ओवरटर्निंग ऑफ सोसाइटल परसेप्शंस एंड टॉक्सिक पैट्रियार्कल बिहेवियर, साथ ही इन्होंने इस चीज़ के लिए भी डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ओवरटर्न कर दिया जाए या बदल दिया जाए, यू टर्न मार दिया जाए समाज के, सोसाइटी के परसेप्शन या नज़रियों में, और इस जहरीले पुरुषवादी समाज के बिहेवियर में। जिसमें गलत काम हुआ तो महिला ने कुछ किया होगा, उकसाया होगा, कुछ गलत कपड़े पहने होंगे, सड़क पे निकली होगी रात में, तो हो गया रेप। तो ये जो जहरीला समाज, पुरुषवादी समाज का जो ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसको बदलने के लिए और कानून में बदलाव लाने के लिए पूरी दुनिया के लोगों ने मार्च करके, फॉलो करके केस को, डिमॉन्स्ट्रेशन को हेल्ड किया। चलिए पीपल की 3 वर्ब्स हैं, पीपल हैव फॉलोड, पीपल हैव मार्च्ड एंड पीपल हैव हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस। ठीक है, होल्ड की थर्ड फॉर्म है हेल्ड, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी थर्ड फॉर्म है। ओवरडन करना, किसी चीज़ को औंधा करना, यू टर्न मरवाना, रिवर्सल करना। चलिए परसेप्शन यानी नज़रिया, टॉक्सिक जहरीला, पेट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान। पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा, वोकैब अच्छी है आज, नो डाउट, वोकैब तो इसी लेवल की होनी चाहिए, है ना। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ये भी देख लो, फिर छोटा सा नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको कंक्लूड करेंगे। ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे ले, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, आराम से समझोगे तो 2 मिनट में आ जाएगा समझ। देखो 2 वर्ब्स अंग्रेजी में, लाई और ले। लाई का मतलब है लेट जाना, और ले का मतलब है किसी चीज़ को लिटा देना, किसी किताब को रख देना, किसी बच्चे को कहीं सुला देना बेड पे, किसी भी चीज़ को बिछाने या लिटाने को बोलते हैं ले करना, और खुद लेटने को बोलते हैं लाई करना। लाई वर्ब अपना ऑब्जेक्ट कभी नहीं लेगी क्योंकि आप खुद ही लेटे हैं, यू आर लाइंग ऑन द सोफ़ा, तो लाई वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट ही उसका ऑब्जेक्ट है। और ले वर्ब हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेगी एक्टिव में, क्योंकि जिस चीज़ को आपने लिटाया वो उस चीज़ को वर्ब के बाद आपको लिखना पड़ेगा। आई लेड अ बुक ऑन द टेबल, मैंने लिटाया या रखा एक किताब को टेबल पे, तो बुक जो है ले वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। टेक्निकली बता रहा हूँ मैं, वर्ब्स को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देख करके पकड़ सकते हो आप, लाई लगेगी या ले लगेगी। अब क्योंकि लाई में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो उस वर्ब का पैसिव भी नहीं बनता। भाई एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ये वर्ब बेचारी ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकती, तो ये सब्जेक्ट बना ही नहीं सकती पैसिव में, तो पैसिव भी नहीं बनेगा। हाँ ले में पैसिव बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर झगड़ा क्या है, दोनों अलग अलग वर्ब्स हैं, सही जगह जिसको यूज़ करना कर लेंगे। झगड़ा बताऊँ आपको क्या है, झगड़ा है ये, ध्यान से देखो, लाई, ले और ले, V1 V2 V3, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इस वर्ब की लेइंग, मतलब होता है इसका लेट जाना। ठीक है, दूसरी कौन सी वर्ब है, ले, लेड और लेड, V1 V2 V3, और आईएनजी फॉर्म क्या है, लेइंग। ऊपर लाइंग लिखना था मुझे। ठीक है, ये झगड़ा है, झगड़ा ये है जी, इसकी V2 इसकी V2 इसकी V1 जैसी है, दोनों सेम है। अब आपको सेंटेंस देख करके समझना पड़ेगा कौन सी वर्ब लगी है और उसकी कौन सी फॉर्म आपको लगा देनी है। ठीक है, अब मैं आपको टेक्निकली समझा चुका हूँ, प्रैक्टिकली देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। द प्रोफेसर ले हिज ग्लासेस ऑन द टेबल एंड क्लोज द बुक, प्रोफेसर ने रख दिया, लिटा दिया अपने चश्मे को टेबल पे और किताब को बंद कर दिया। मुझे ये बता दो ये पूरा काम कौन से टेंस में हुआ, पास्ट में हुआ। कैसे पता लगा, ये काम हो चुका है, क्लोज कर चुका है किताब को,
वैसे ही चश्मे को भी टेबल पे रख चुका है, पास में रखा है, उसने काम किया है ना। तो रखने के लिए या लेटाने के लिए वर्ब यूज़ होती है ले। ले की पास्ट फॉर्म क्या होती है? लेड। आपने क्या लगा रखी है? आपने लगा रखी है ले। बस यही पंगा है। यहाँ पे जो ले लगा रखी है ये लाई की पास्ट फॉर्म लगा दी है। प्रोफेसर खुद लेट गया, कहाँ लेट गया ये पता नहीं, और चश्मा बीच में घुसा रखा है। मतलब ऐसे लग रहा है प्रोफेसर खुद अपने चश्मे पे लेट गया और किताब को बंद कर दिया। वो भी नहीं बन रहा एक्चुअल में, वो भी गलत है, ले वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। तो झंझट ये है, इसको सही फॉर्म में लेड लिखना पड़ेगा। वर्ब की फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फॉर्म दिमाग में बिठा लेना, लाई ले ले लेन होती है लाई ले लेन, और ले लेड और लेट। चलो, यस्टरडे ही लेड ऑन द काउच फॉर आवर्स लॉस्ट इन थॉट्स। कल वो लेटा था काउच पे या सोफे पे घंटों के लिए अपनी थॉट्स में, या लॉस्ट हुआ या ख्यालों में खोया। लेटा था, ही लेड, खुद लेटा था तो सेकंड फॉर्म में लेटेगा, लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है। लेटाया नहीं भाई, वो खुद ही लेटा था, ही ले ऑन द काउच। द शेफ केयरफुली ले द टेबल फॉर डिनर बिफोर द गेस्ट। शेफ ने बड़े ध्यान से बिछा दिया या लेटा दिया टेबल को डिनर वाली गेस्ट के सामने। लेटा दिया तो केयरफुली लेड द टेबल, लेटाना यानी ले, सेकंड फॉर्म है लेट। वैसे ही लाइंग और लेइंग भी देख लेना, यू आर लाइंग ऑन द सोफा एंड यू आर लेइंग समथिंग ऑन द सोफा। आपने किसी चीज़ को लिटाया, खुद लेटे, या किसी चीज़ को सोफे पे लिटाया। चलो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार रिवाइंड कर लो। लेटने और लेटाने का मीनिंग समझ गए तो दोनों वर्ब दिमाग में आ जाएंगी। लास्ट में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एज होमवर्क, आराम से इसको अटेम्प्ट करना। इसमें 2 एरर्स हैं। बच्चे लेटे हुए थे पिकनिक के मैट पे या ब्लैंकेट पे आसमान को देखते हुए, जबकि उनकी माँ बिछा रही थी या रख रही थी खाने को ग्रास में यानी घास में। ठीक है, डालना कमेंट्स में सही करके, गलत सही होगा आपको कमेंट्स में बताएंगे, रिव्यू दे करके सभी लोग इसको अटेम्प्ट करना। बढ़े आगे, इजी है ना कॉन्सेप्ट, ये लॉजिकली समझो यार, मैथ्स का तो कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश का ही नहीं। कह रहा है जी, शी सेड शी हैड लेड द फाइट फॉर हर डॉटर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। कह रहा है इस महिला ने, 72 साल की औरत ने ये कहा कि उसने लीड किया था इस फाइट को, अगुवाई की थी इस पूरी जंग की कोर्ट में अपनी बच्चियों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन यानी अपने पोतों के लिए या पोतियों के लिए, एंड ऑल्सो अनरिकॉग्नाइज्ड विक्टिम्स हु स्टोरीज ऑफ्टन रिमेन इन शैडोज, और उन अनजाने विक्टिम्स के लिए या शिकारों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जिनकी कहानियाँ आज भी शैडोज़ में हैं या फिर गहरी परछाई में है, यानी जिनकी कहानियों के बारे में किसी को नहीं पता। ये इन महिला का कहना था कि केस जो है मैंने अपने बच्चे, पोते, पड़पोतों और ऐसी महिलाएं जो हिम्मत नहीं कर पाती उनके बिहाफ पे लड़ा है। शी की वर्ब है सेड, शी की वर्ब है हैव लेड, और स्टोरीज की वर्ब है रिमेन। शैडो का मतलब होता है अंधियारा। कह रहा है शी होप्ड दैट बाय ओपनिंग द डोर्स ऑफ द ट्रायल एंड डिस्पाइट हर ऑर्डिल सोसाइटी शुड टेक होल्ड ऑफ द डिबेट्स दैट टुक प्लेस देयर। कह रहा है उन्होंने ये आशा भी जताई, इस महिला ने, कि ओपन करके या खोल करके दरवाज़ों को या डोर्स को इस कोर्ट केस के बावजूद, इस महिला की ऑर्डील के बावजूद, इस महिला के पेनफुल एक्सपीरियंस के। ऑर्डील मैंने आपको समझाया हुआ है, बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस, और मैं डील नहीं कर सकता इस चीज़ को, ऑर्डील है ना, ख़राब एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा बुरा आपका तजुर्बा। तो उन्होंने होप ये किया कि इस केस को दुनिया के सामने लाके, इसके दरवाजे जो है ट्रायल के खोल करके, बावजूद अपने एक्सपीरियंस के बुरे, सोसाइटी जो है वो गेट होल्ड करेगी या टेक होल्ड करेगी या कब्जे में लेगी उन सारी डिबेट्स को, उन सारी बहसों को जो कोर्ट में होती हैं, टेक प्लेस करती हैं वहाँ पे। तो उन्होंने यही बोला कि इस कोर्ट की बहस देखें और समाज में भी इस बहस को किया जाए। चलिए, शी की वर्ब है होप्ड, सोसाइटी की वर्ब है कुड टेक, दैट आए डिबेट्स के लिए, दैट की वर्ब है टुक प्लेस, टुक प्लेस करना, घटना का घटित होना। ऑर्डील मैंने आपको समझा दिया था, पेनफुल या बैड एक्सपीरियंस, है ना। चलो, कह रहा है हर केस वॉज स्पार्क्ड फियर्स डिबेट्स। कह रहे हैं इनके केस ने स्पार्क कर दिया है, भड़का दिया है बहुत ही आग भरी डिबेट्स को, फियर्स इंटेंस जो है बहसों को, और किस चीज़ को लेके, ऑन अब्यूज़ एंड आफ्टरमाथ, अब्यूज़ को लेकर के और उसके बाद में होने वाले दुष्परिणामों या आफ्टरमाथ को लेकर के। आफ्टरमाथ क्या होती है? किसी चीज़ के बैड इफ़ेक्ट्स,
उस चीज़ के होने के बाद जो होते हैं वो कहलाते हैं आफ्टर मैथ। कह रहा है अंडर फ्रेंच लॉ द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर रेप इज़ 20 ईयर्स। फ्रांस के कानून में मैक्सिमम पेनल्टी जो रेप की है वो है 20 साल। एंड राइट्स एक्टिविस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट द पनिशमेंट इज सिंपली नॉट इनफ फॉर रूइनिंग ए लाइफ। कह रहा है और जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं, राइट्स एक्टिविस्ट कौन होते हैं? ऐसे एक्टिविस्ट जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करें। कह रहा है इन्होंने ये पॉइंट आउट किया है, इशारा देके कहा है कि ये जो पनिशमेंट है 20 साल की, ये साफ तौर पे काफ़ी नहीं, इनफ नहीं है एक लाइफ को रूइन करने के बाद या एक ज़िंदगी को तबाह करने के लिए। तो 20 नहीं, यहाँ पे 50-40 जैसे अमेरिका में मिलती है उतनी सज़ा यहाँ भी होनी चाहिए। चलिए, मैक्सिमम पेनल्टी की वो है इस राइट्स एक्टिविस्ट की वो है पॉइंट आउट करना, इशारा करना। पनिशमेंट की वो है इस। कह रहा है जी इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड रेप्स आर नॉट रिपोर्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड। ज़्यादातर मामलों में, मेजॉरिटी केसेस में जो कंप्लेंट्स हैं या शिकायतें हैं सेक्सुअल अब्यूज़ की, शारीरिक उत्पीड़न की और रेप की, उनको ना तो रिपोर्ट किया जाता है और ना उन पर कार्रवाई करके प्रोसिक्यूट किया जाता है। प्रोसिक्यूट करना किसी चीज़ को कोर्ट में लाके उस पर केस चलाना, तो ये होता है ज़्यादातर केसेस में दुनिया भर में। कह रहा है फ्रांस इज़ नॉट द ओनली वायलेटर। फ्रांस अकेला वायलेटर नहीं है इस मामले में, उल्लंघन करता या उल्लंघन करने वाला नहीं है। कह रहा द यूनाइटेड नेशन सेज वायलेंस अगेंस्ट वीमेन रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिवलेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। कह रहा है यूएन भी ये कहता है कि औरतों के खिलाफ जो वायलेंस है वो बनी हुई है सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट, सबसे ज़्यादा चलने वाले या प्रचलित ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में से एक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो गंदे काम, घिनौने काम मानव जाति के खिलाफ होते हैं, उनमें एक गंदा घिनौना काम है यूएन के हिसाब से औरतों पे सेक्सुअल अब्यूज़। कह रहा है एंड दैट ग्लोबली एन एस्टिमेटेड 736 मिलियन वीमेन हैव एक्सपीरियंस्ड फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस। कह रहा है जी और ये भी कहते हैं कि दुनिया भर में लगभग 73 करोड़ ऐसी औरतें हैं, आज की डेट में 73 करोड़ ऐसी औरतें हैं या 74 करोड़ औरतें हैं जिनको फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना हुआ है, जिनको जो है ज़बरदस्ती टच किया गया या रेप किया गया। ये यूएन का कहना है, हमारी दुनिया में ऐसा है। यूनाइटेड स्टेट्स की वो है सेज वायलेंस की वो है रिमेन्स, वीमेन की वो है हैव एक्सपीरियंस्ड। कह रहा है द सर्वाइवर हेल्ड आउट होप एंड कॉन्फिडेंस। जो ये रेप की विक्टिम थी महिला, बहादुर महिला 72 साल की सर्वाइवर, इन्होंने होल्ड आउट किया होप को और कॉन्फिडेंस को, इस आशा को और इस भरोसे को दैट सोसाइटी विल कलेक्टिवली सीज अ फ्यूचर। हमारा समाज जो है, सोसाइटी मिल करके सीज करेगा, अपने कब्जे में लेगा एक फ्यूचर को, भविष्य को। सीज करना यानी किसी चीज़ को ऑब्टेन कर लेना, कब्जे में ले लेना, अपने है ना, ले लेना, किसी चीज़ को अपना बना लेना। तो समाज मिलजुल करके अपना बनाएगा एक ऐसा फ्यूचर को इन विच ईच वीमेन एंड मैन कैन लिव इन हार्मनी विद रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हर एक औरत और आदमी रह सके एक दूसरे से प्यार के साथ, हार्मनी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो ये रेप महिला का सपना है, सर्वाइवर का, विक्टिम का, कि ऐसा मैं चाहती हूँ कि ऐसा फ्यूचर इंसानी जाति जो है खुद के लिए बनाए। चलिए, सर्वाइवर की वो है हेल्ड आउट होप। इस होप को इन्होंने बनाए रखा, होल्ड आउट किया, है ना। होल्ड आउट करना यानी मुश्किल हालातों में भी किसी चीज़ को बनाए रखना। होप एंड कॉन्फिडेंस। सोसाइटी की वो है विल सीज, वीमेन की वो है एंड मैन की वो है कैन लिव। कह रहा है जी बट फर्स्ट हर वर्ड शुड बी हिडिड एंड रेप चार्जेस मस्ट बी ट्रिवलाइज्ड। कह रहा है लेकिन पहले इनके शब्दों को सुना जाना चाहिए और रेप के चार्जेस को ट्रिवलाइज नहीं किया जाना चाहिए। ट्रिवलाइज करना किसी चीज़ को छोटा बना के बताना, अरे अरे रेप ही तो हुआ है, नहीं ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ है। कह रहा है ये जो ट्रिवलाइज करने का काम है, कुछ नहीं है, छेड़खानी है, रेप नहीं हुआ है ना, ऐसा बोल देते हैं समाज में लोग। तो ये मामूली बताना बंद करो और इस वर्ड्स को सुनने की कोशिश करो जो महिलाएं आपसे शिकायत करती हैं। वर्ड्स की वो है शुड बी हीडिड, हीड करना, किसी चीज़ की सुनवाई करना, ध्यान से कान दे के सुनना। रेप चार्जेस की वो है मस्ट नॉट बी ट्रिवलाइज्ड, ट्रिवलाइज करना, किसी चीज़ को ट्रिवियल या मामूली बताना। ट्रिवियल और मामूली चीज़ों के लिए एक बहुत अच्छी इडियम है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देखिए, स्टॉर्म का मतलब है तूफान, टी कप का मतलब है चाय का कप। तूफान तो बहुत बड़ी चीज़ है,
लेकिन चाय के अंदर आपने चम्मच घुमा के अगर तूफान चक्रवात ले भी आए तो वो मामूली चीज़ है ना। तो देखने में बड़ी हो चीज़ लेकिन निकले मामूली, ऐसी चीज़ को अंग्रेजी में बोलते हैं अ स्टॉर्म इन अ ट्री कप, या ट्रिवियल बोल दो इसको, ठीक है। ये इडियम बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखना। करेज ही हैज़ हेल्प्ड ब्रेक द साइलेंस एंड द शेम अराउंड रेप। करेज इस महिला ने मदद की है दुनिया भर की औरतों की ब्रेक करने में, साइलेंस को, अपनी चुप्पी को तोड़ने में, और शेम को जो रेप के अराउंड है या रेप को लेकर के है। कह रहे ये काम ये महिला जो है करके दिखाया है इन्होंने। कह रहे द ऑनस इज ऑन सोसाइटी एंड लॉ मेकर्स टू शैटर द स्टिग्मा एंड इम्प्यूनिटी अटैच टू सेक्शुअल अब्यूज़। कह रहे लेकिन अब जो ऑनस है या जो जिम्मेदारी है, ऑनस वर्ड करवाया वो आपको, ऑन मतलब ऊपर, अस मतलब हमारे, जो हमारे ऊपर वो हमारी जिम्मेदारी। तो कह रहे जो ऑनस है या जिम्मेदारी है वो है समाज की और कानून निर्माताओं की है, हमारे नेताओं की है, कि वो शैटर करें या टुकड़े टुकड़े कर दें इस कुंठा को, स्टिग्मा को, और इस इम्प्यूनिटी को, बदमाशी करने की ज़रूरत को, है ना, जो अटैच्ड है सेक्सुअल अब्यूज़ से, रेप से या यौन उत्पीड़न से। चलिए, शी की वर्ब है हैज़ हेल्प्ड, ऑनस की वर्ब है इज। सेंटेंस बड़ा आसान है, सिंपल है, और क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। मेरे ख्याल से मुश्किल लगा होगा आपको बीच बीच में, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये परफेक्ट मिक्सचर वाली क्लास है, सब कुछ आ गया इसमें। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को। प्राइमरी पर्पस क्या है इस आर्टिकल का, किस लिए इस आर्टिकल को लिखा गया है, इन चार ऑप्शंस को देख लो, आराम से एक बार पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके समझो इस आर्टिकल में क्या मैसेज आपको मिला। चलो खुद से कोशिश करना, है ना तो ये आर्टिकल लिखा गया है हाई प्रोफाइल रेप के केसेस को बताने के लिए, ना ये आर्टिकल लिखा गया है फ्रांस के लीगल सिस्टम में सेक्सुअल क्राइम को लेकर के जो कमियां हैं उसको बताने के लिए, और ना ही ये आर्टिकल लिखा गया है कि ये जो सर्वाइवर हैं इनके करेज को या हिम्मत की दाद दी जाए जो इन्होंने स्टिग्मा को लेकर के दिखाई। ये किसी इंसान या देश के लिए नहीं लिखा गया, ये आर्टिकल लिखा गया है इस पैरवी के लिए, एडवोकेसी के लिए, कि लॉज स्ट्रॉन्गर बने और समाज में एक बदलाव आए, कुंठा को छोड़ा जाए। ठीक है, बाकी तीन जो है आपको लग सकता है सही हो, लेकिन मेन जो पर्पज है इस आर्टिकल का वो था ये वाला। चलो मेंस लेवल के क्वेश्चन है भाई, आपको एक से ज़्यादा आंसर सही लगेंगे, ट्राई तो अपने को ये देनी है बेस्ट आंसर निकालें। कह रहा है जी सेकंड में, एक सेकंड, सर्वाइवर का जो स्टेटमेंट है कि शर्म हमें नहीं उन्हें आनी चाहिए रेप करने वालों को, इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं, इन चारों में से किस कारण से स्टेटमेंट उसने दिया होगा। इस स्टेटमेंट को देने का एक ही रीज़न है, पहले खुद से ट्राई दे लो भाई, कि रेप करने वाले को शर्म आए समाज में, ना कि रेप जिसके साथ हो उसे आए। ठीक है ना, जिसके साथ हुआ है उसको तो बिल्कुल भी शर्म फील नहीं करनी चाहिए, उसको चिल्ला करके बताना चाहिए, है ना, हाईलाइट करने के लिए गिल्ट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, परपेट्रेटर की, गुनहगार की, इसलिए ये सेंटेंस इन्होंने दिया। चलो कह रहा है जी जो सर्वाइवर का डिसीजन था, इस महिला का जो फैसला था बहादुरी भरा, कि ये अपनी अनोनिमिटी को वेव करेंगी, अपनी अज्ञात होने को छोड़ देंगे, है ना। कह रहा है इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है इस आर्टिकल में, ऐसा करके इस महिला ने क्या बदलाव लाने की कोशिश की, अपना नाम सबको बता दिया, फोटो दिखा करके केस को सुनवाई करवा के इन्होंने क्या कारनामा किया। इन्होंने कारनामा ये करके दिखाया कि इनकी तरह कोई भी महिला बिना डरे रेप को रिपोर्ट कर सकती है और सामने आ सकती है बिना शेम के, डर के, या ठीक है ना, इस तरह से शेम के। चलिए इन्होंने इस पावरफुल किया, एक प्रेसिडेंट सेट किया है, एक बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट को या मजबूत मिसाल को, कि सर्वाइवर आगे आए बिना शर्म किए। तो इसलिए इन्होंने बोला कि मुझे अज्ञात नहीं रहना, मेरा केस सारी दुनिया के सामने सुना जाए। चलिए ये क्वेश्चंस तो आपके हो गए, एक सेकेंड, हाँ, इसमें बी आंसर बनेगा, पहले में सी बना और थर्ड में भी सी बनेगा। अब ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं आपको। स्टॉर्म एंड टी कप क्या होता है, और डील क्या होता है, एक नज़रिया यानी परसेप्शन, एक एक्सपीरियंस यानी अनुभव, ट्रांसपायर यानी घटना का घटित होना, या फिर इंटरवेंशन यानी नकलअंदाजी। स्ट्राइक एंड नोट क्या होता है, पनिशमेंट से जो इम्प्यूनिटी मिल जाती है किसी क्राइम को करने से पहले, ऐसी इम्प्यूनिटी को भी क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेट, अनरेवल या इम्प्यूनिटी।
ये फ्रेजल वर्ब मैंने गलती से डाल दी, कल की क्लास में आई थी, परसों वाली में। जिन बच्चों को याद है इसको भी अटैम्प्ट कर लेना, आज की क्लास में नहीं आई। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी लाई ले वाले कॉन्सेप्ट में, और दूसरी आपको एरर मिलेगी उन नाउन्स में जिनका प्लूरल नहीं बन सकता। याद होंगे सारे नाउन्स आपको, एविडेंस, मशीनरी, पेपर, एडवाइस, है ना, लिस्ट आपके पास है। चलो मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ वर्ड्स को, नहीं तो फिर देखते पहचान लोगे आप, खुद से एक बार ट्राई दे लो। 10 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, 4 से लेकर के 10 तक के, ठीक है। चेक करके बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे होगी मुलाकात। अंटिल देन